गुड मॉर्निंग और 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। बीरू और में रहेंगे आपके साथ और हमारे साथ राजेश पालवे और आशीष बहेती जुड़े रहेंगे पिछले शो से। और आज बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। पहले तो सारे ग्लोबल फैक्टर्स पर बात करेंगे, एक ऐसे शख्स है जिसने ये सब कई बार देखा है और कई बार नेविगेट किया है। FIS की मार्केट सेलिंग हो, चाहे डोमेस्टिक पैसा किस तरीके से मार्केट्स में आ रहा है, इन सब पर बात करेंगे हीलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा से और साथ ही केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से मार्केट के टेक्निकल सेटअप पर एक चर्चा करेंगे। तो ये सब कुछ लाइंड अप है कुछ ही देर में आपके लिए शो पर, लेकिन उससे पहले एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं। मार्केट है डेज हाई, निफ्टी अब 85 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी अब उसको लीड करता है 440 पॉइंट ऊपर। और उससे भी शानदार रिकवरी मिड कैप इंडेक्स में। मिड कैप इंडेक्स करीब 500 पॉइंट ऊपर। एडवांस डिक्लाइन देखिए आप 2:1 का एक अच्छी रिकवरी इस समय आपको मार्केट में प्ले आउट होते हुए दिखाई देगी। और जहां तक इंडिविजुअल स्टॉक्स का सवाल है, काफ़ी बीटन डाउन स्टॉक्स में पुल बैक है। इंडिया मार्ट, टाटा पावर, PFC, BHEL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इंडियन होटल्स, ये जस्ट कुछ स्टॉक्स हैं। लेकिन इंडेक्स को अगर कुछ लीड कर रहा है तो वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक अब करीब 1.25% ऊपर। अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि ये यहाँ पर टिकेगा या नहीं। वीरू, HDFC बैंक इस पुल बैक की अब तक की थ्योरी में सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन इसी का ही है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ट्रेड्स पूरे कर लेते हैं। जो आज के हमारे मेहमान हैं, इस वक्त आपकी स्क्रीन पे पैनल है राजेश पालवे जी, आशीष बहेती जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी मौजूद हैं और उनकी ट्रेड्स ले लेते हैं। राजेश जी, आप क्या दो ट्रेड्स पिक करेंगे इस वक्त के? विनय जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो पावर स्पेस से और उसमें हमें लगता है एनटीपीसी पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। एनटीपीसी में एग्जैक्ट जो करेक्शन हुआ था वो 50 डे मूविंग एवरेज पे रेस्ट लेके स्टॉक ने एक पुल बैक का ट्रेड वहां से बनाया और ऑलमोस्ट अब वापस अपने 20 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है एनटीपीसी का ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है और ये करेक्शन के बाद हमें लगता है वापस से स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। 432 434 के अपसाइड के टारगेट के लिए एनटीपीसी फ्यूचर बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 419 रुपए के आसपास। दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है पुल बैक के ट्रेड को प्ले करने के लिए वो है इंडिया मार्ट का। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो स्टॉक का जो ये करेक्शन हुआ है ऑलमोस्ट अपने 100 डे मूविंग एवरेज के पास से ही सपोर्ट लेके पुल बैक का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे इस पुल बैक को प्ले करने के लिए यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट आना चाहिए करीब 2960 2980 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 2865 के आसपास। फिर अब ओके आशीष बहेती जी, आशीष बहेती जी, आपकी ट्रेड क्या रहेंगे इस समय के दो? अनुज जी, नेशनल एल्यूमिनियम में खरीदारी की सलाह रहेगी। भले ही मेटल्स डाउन है लेकिन जो इंट्राडे रिकवरी हुई है मेटल में वो काफी शानदार देखने मिल रही है। इसने लो लगाया था 200 का और अभी ऑलमोस्ट सिर्फ 1% ही डाउन रह गया है। हमें लग रहा है कि शायद बाइंग इंटरेस्ट काफी अच्छा बन गया है और जो सेलिंग थी वो पूरी अब्जॉर्ब्ड हो गई है नीचे के लेवल्स पे। तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 205 रुपए का एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाना है इसमें और हमें लग रहा है 220 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो अडानी इंटरप्राइजेस का। थोड़ा हाई बीटा है, कल भी हमने देखा एक मैसिव 3-3.25% की गिरावट थी इसमें, लेकिन आज वापस स्टॉक अटेम्प्ट कर रहा है अपना 20 डेमा रीगेन करने का। तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 3020 3020 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है इसमें 3100 और 3150 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब दिग्गज निवेशक और जाने माने फंड मैनेजर हीलियोस कैपिटल के फाउंडर, चैनल पर आई थिंक पिछले 20 साल से लगातार हमारे गेस्ट रहे हैं और दिल से पंजाबी समीर अरोड़ा हमारे साथ जुड़ते हुए। समीर जी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू जी, गुड मॉर्निंग। तो आप पंजाबी में कहते हैं सानू की, आप भी इस समय मार्केट में यही अप्रोच लेके चल रहे हैं क्या, जो इस समय चाइना फैक्टर ने इतना डैमेज किया हुआ है मार्केट को? क्या यही एक मेन कारण है या मार्केट को एक एक्सक्यूज चाहिए था, वो चाइना की वजह से मिल गया? नहीं, हाँ वो भी हो सकता है, लेकिन आप कह रहे हैं जो डैमेज किया हुआ है, मैं कह रहा हूँ डैमेज किया हुआ था वो अब स्टोरी खत्म हो गई। अब आप नेक्स्ट स्टोरी पे चलें कि भाई इजराइल ईरान में क्या होगा या US इलेक्शंस में क्या होगा। चाइना की स्टोरी खत्म हो गई है बिकॉज उनके एक तो 35-40% मार्केट बढ़ी, लेकिन आज जब खुली और जब उनकी जो भी वो काउंसिल है, जो भी बोलते हैं NHRDC व्हाटएवर दे कॉल इट, उन्होंने आके डिसअपॉइंटिंग बातें करी एंड मार्केट इज करेक्टेड 6-7%। सो अब आपका नया ट्रिगर, मार्केट चल सकती है बट ये डेस्परेशन जो थी
इन्वेस्टर्स को कि इंडिया से एकदम बेच के चाइना में जाएं, वो डेस्परेशन खत्म ही हो गई होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि अब वो मार्केट करेक्ट हो गई है तो कोई नहीं खरीदना चाहता होगा उस डेस्परेशन से। बट नॉर्मली क्या होता है, वो मार्केट थोड़ी चली है, लोगों को रियलाइज हुआ है कि वो अंडरवेट है, तो ओवर टाइम उनका थोड़ा बिहेवियर चेंज हो सकता है। बट इट डज नॉट मीन कि इंडिया से निकाल के आपको चाइना में डालना है। खाली कोई फंड मैनेजर ऐसा नहीं है वर्ल्ड में जो खाली एक ये दो मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। आप कोरिया है, ताइवान है, जापान है, बड़ी वर्ल्ड में चीजें जहां से हम निकाल के थोड़ा बहुत चाइना में डालिए। इसमें कोई हर वक्त इंडिया चाइना की स्टोरी नहीं है जो बनाई गई थी लास्ट फ्यू डेज। तो अब नेक्स्ट किस पर मूव करें फिर? आप कह रहे हैं अगर वो स्टोरी अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन समीर जी फिर भी जो एफआई की सेलिंग आई पिछले कुछ दिनों में वो थोड़ी भयानक थी और उसने सबसे ज़्यादा टारगेट किया वापस एचडीएफसी बैंक को, जो एक लग रहा था कि एक वापस काफ़ी समय के बाद ब्रेकआउट हो रहा है, वहीं पर सबसे ज़्यादा सेलिंग हो गई। तो क्या अब वहाँ पर भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा फिर से बॉटम बनेगा? थी वो भी इतनी जल्दी मैंने इतना सोचा नहीं, बट बिग पिक्चर में क्या है कि उनके पास फाइनेंशियल्स हैं। तो अगर किसी ने इंडिया में ओवरवेट, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीगेट में अगर बात करें, मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई बहुत बड़ा ओवरवेट था, लेकिन सपोज था 2-4%। सो ओवरऑल अगर आप इमर्जिंग मार्केट फंड मैनेजर की बात करें, उन्हीं की बात ज्यादा होती है, और उसी का प्रोपोर्शन आप अगर बड़ा फंड करेंगे तो प्रोपोर्शन सेम रहेगा। इंडिया और चाइना का वेट नियरली सेम था इन अगस्त, 20% ईच। उसके बाद चाइना बढ़ गया 25-30%, तो उसका वेट लेटर से पता नहीं 23-24% हो गया, बिकॉज बाकी सब कांस्टेंट रहे। तो आपके पास 55% नॉन इंडिया नॉन चाइना पैसे हैं। अगर आप ग्लोबल फंड कर रहे हैं तो आपके पास 1% इंडिया है, 1% चाइना है इन थियोरी, इंडेक्स के हिसाब से। अब अगर आपको चाइना लग रहा है कि आपका 0.5 था, या इमर्जिंग मार्केट में 23 नहीं था, आपका 15% था, आपको 4-5% बढ़ाना है, तो ये किसने लॉजिक बनाई? भी अब ऑफकोर्स 2-4 बंदे तो करेंगे, 2-4 इन्वेस्टर्स करेंगे, बट बिग पिक्चर में क्यों मार्केट ने सोचा कि वो जो 3-4% आपको चाइना में बढ़ाने हैं वो इंडिया से निकालने जरूरी है? बिकॉज दे आर डिफरेंट स्टोरीज। एक स्टोरी है कि सेक्युलर स्टोरी है, कंसिस्टेंट स्टेबल टाइप रिटर्न, और एक है कि क्योंकि बहुत गिर गई है तो इनिशियली बहुत बढ़ सकती है, जैसे पीएसयूज वगैरह में हुआ था कि अब बड़े चीप है तो एक दिन बढ़ेंगे, तो 1-2 साल 6 महीने बढ़ सकते हैं, और नहीं भी बढ़े तो ये रिकग्निशन हो जाती है कि ये बड़ा रिस्की ट्रेड है टू बी सो अंडरवेट, बिकॉज गवर्नमेंट ने फर्स्ट स्टेप लिया, हो सकता है सेकेंड स्टेप ले बाद में। सो दैट वाज द स्टोरी। अब वो स्टोरी खत्म हो गई, लेकिन उसके में जो भी फास्ट ट्रिगर जिन्होंने किया या स्लो ट्रिगर भी करें, उसमें फाइनेंशियल सेक्टर इज अ बिग वेट एंड एचडीएफसी बैंक इज अ बिग वेट। बट बियॉन्ड अ पॉइंट इन सब चीजों से नहीं डिसाइड होगा। अब है कि एचडीएफसी बैंक हैज टू डिलीवर। ऐसे तो अभी नवंबर में करीब $2 बिलियन की बाइंग आनी है एचडीएफसी बैंक में, विच इज सॉर्ट ऑफ इन ब्लैक एंड व्हाइट बिकॉज ऑफ ईटीएफ इंडेक्स वेट इंक्रीज। अब वो चलता रहेगा ऊपर नीचे। आई थिंक वो फ्लो वाला काम हो गया जो होना था, बोथ साइड्स। ओके, अच्छा एक और चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी है, सिंस हम फाइनेंशियल्स में हैं, अब आज सुबह न्यूज़ आई कि एनएसडीएल का आईपीओ क्लियर हो गया है। ये एक स्पेस है समीर जी जिसने बहुत पैसा बनाया है, सीडीएसएल हो चाहे बीएससी हो, एमसीएक्स हो, ये पूरी की पूरी मार्केट प्लेटफॉर्म वाली कंपनियां जो हैं, इन्होंने बहुत पैसा बनाया है। यहाँ पर क्या आप अभी भी आपको मौके लगते हैं? कुछ है आपके पोर्टफोलियो में इनमें से? हाँ जी, हमारे पास सीडीएसएल है, और हमने बीएससी नहीं था, हमारे पास एमसीएक्स पहले होता था, लेकिन फिर हम उस वक्त हमने सोचा कि बड़ी स्पेकुलेशन ज्यादा हो गई है, सो वी डोंट हैव इट एंड वी मिस्ड अ बिग पार्ट ऑफ द लास्ट राउंड मूव। 20-30-40% तो मिस हो गए एंड के। बट जनरली थीम राइट है। वैल्यूएशंस का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि एनएसडीएल कैसे उसमें आएगा, बट जनरली द कॉन्सेप्ट इज राइट, बिकॉज इट्स नॉट ओनली कि स्टॉक मार्केट में लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं या नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इट इज कि आप और चीजें इंक्लूड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली, पता नहीं कब हुआ, लेकिन मुझे तो अभी पता लगा कि प्राइवेट कंपनीज के भी डीमैट हो गए हैं, बिकॉज हीलियोस के अपने 2 शेयर हैं विच हीलियोस सिंगापुर ओन्स इन हीलियोस इंडिया, वो भी अब डीमैट हो गए हैं, तो उसके भी किसी को पैसे देने पड़ेंगे, वन ऑफ दीज 2 डिपॉजिटरीज को। तो ऐसे आप चीजें बढ़ाते जा रहे हैं विच आर डीमैटेड, विच एक्चुअली इज वेरी गुड, अदरवाइज इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी कन्वीनियंट। तो ये सब चीजें आप छोटे करके, ओवर एंड अबव जस्ट द फैक्ट कि न्यू इन्वेस्टर्स आर कमिंग एंड ओपनिंग देयर अकाउंट्स, इवन द प्रोडक्ट्स आर इंक्रीजिंग। अच्छा समीर जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियोज से। लास्ट टाइम जब हमारा इंटरेक्शन था ना, आपने काफ़ी समय से अपना जो नेगेटिव व्यू था आईटी को लेकर,
आपने कहा नहीं साहब इसे छुएंगे ही नहीं, वो परिवर्तन हुआ था। आपने कंस्ट्रक्टिव एक पॉजिटिव व्यू लास्ट इटरेशन में एक्सप्रेस किया था और वहाँ से मुझे मालूम है 38,000 का इंडेक्स निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट 44,000 गया। कैसे पोजीशन किया था आप लोगों ने आईटी को उस वक्त, क्या लिया था, अभी क्या कर रहे हैं आईटी पे इस वक्त, एंड स्पेशली बिफोर दिस अर्निंग सीजन? आईटी का जस्ट टू गिव बैकग्राउंड, हम नियर जीरो थे 22 से, एक्सेप्ट हमारे पास एक होता था केपीआईटी ऑल आवर लाइफ। तो उसके बाद हमने ये आई थिंक अराउंड इलेक्शन एंड पर्टिकुलरली बजट, आई थिंक उसी वक्त हुई होगी बात। तो उस समय मुझे लगा कि गवर्नमेंट का वो चेंज हो गया इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड सेक्टर्स, पीएसयूज, डिफेंस, रेलवेज, ये सब चीजों की अब स्टोरी काफी चल गई है, लेकिन उस स्पेस पे नहीं चल सकती। तो वो जब हमने कम किया, उसके बाद इफ यू जस्ट लुक बचा के और कहाँ जाएं, तो एक तरफ तो उधर से हो गया कि पैसे रिलीज हो गए हैं, एंड सेकंड था कि आईटी कंपनीज ने अपना सॉर्ट ऑफ ये फीलिंग आ रही थी मीटिंग्स में और एनालिस्ट रिपोर्ट से और एवरीवेयर से कि वर्स्ट इज बिहाइंड। अब वो जो बार बार बोलते थे पुराने मीट उसमें रिजल्ट्स में कि जी हमारे लीकिंग बकेट है, कि हमारे वो नए ऑर्डर तो मिल जाते हैं लेकिन हमारे पुराने ऑर्डर जो डिस्क्रिशनरी थे वो रोज कट हो जाते हैं, इसलिए एंड में आपको कुछ नहीं नजर आता। वो अब लगता है, अब अभी रिजल्ट में पता लगेगा कि वो फेज खत्म हो गया। चाहे नई ग्रोथ बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन कम से कम जो नया बिजनेस मिले वो एडिटिव हो, ये नहीं कि नया मिला है लेकिन पुराना चला गया। सो आई थिंक वो बॉटमिंग आउट फेज में है, तो दैट इज हाउ वी बॉट। सो अब हमारा वेट होगा कोई 13-14% या 12-14%, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फंड्स, किसके पास कितने पैसे थे उस समय, बट ब्रॉडली है। हमने वो ऑब्वियस स्टॉक्स लिए हैं 3-4 बड़े वाले। अच्छा सर, ये चाइना के एक्शन के बाद, सेंट्रल बैंक के एक्शन के बाद जो मेटल्स में मूव आया, निफ्टी मेटल इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे था, मेटल्स में आप लोग कैसे पोजीशन है इस पर? 100% गलत है। मतलब एक चीज होती है कि 10-20% गलत हो, एक होती है कि कोई चीज 100% गलत हो। तो 100% गलत ये है कि चाइना के पास अनलिमिटेड हाउसिंग स्टॉक अटका हुआ है और वो अनलिमिटेड फंसे हुए हैं कई प्रोजेक्ट्स। अब उन्होंने कहा कि अब हम आपको इंटरेस्ट रेट कट कर रहे हैं, आपका ये कर रहे हैं, आप प्लीज अपना एक और मकान लीजिए। उसके लिए नई स्टील थोड़ा यूज होने लग जाएगी, वो पुराने मकान ही नहीं बिकने। आप सोचो अगर एक पूरी लाइक कॉलोनी या पूरा टाउनशिप बना हुआ है जिसमें 10,000 मकान है, पता नहीं कितने मकान है, पहले आएगा कौन लेने? बिकॉज जो आदमी पहले लेने आएगा उसको ये नहीं पता कि मैं तो ले लूं, लेकिन बाकी 9,000 लोग जब तक नहीं लेंगे वो सेटअप ही नहीं होगी कॉलोनी। आप 200 आदमियों ने, 500 आदमियों ने वो मकान ले लिए उस बंद बिल्डिंग्स में, तो पहले तो यही नहीं समझ आएगी उसको कि मैं करूं कि ना करूं, बिकॉज ही बाइज इट एंड देन नोबडी एल्स बाइज इट। वो तो अटक गया वो उसमें, इवन तो उसको रेडीमेड मकान है, सब कुछ सेट है उसका, लेकिन ही कांट लिव अलोन इन दैट सोसाइटी। बट सेकंड थिंग इज, इस बेसिस पे कहां से स्टील और वो की यूज होगी, वो तो बात ही नहीं बनी। अभी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस चाहिए, कंज्यूमर की स्पेंडिंग चाहिए, तो इट इज बेटर मे बी टू बाय कंज्यूमर रिलेटेड थिंग्स, कि चलो जी कंज्यूमर फट से पैसे खर्चेगा, कॉन्फिडेंस आ गया, थोड़ी उसकी स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन बढ़ गई, उसके कोई मॉर्गेज में पैसे बच गए, उसका इंटरेस्ट रेट कट हो गया, कहां से आगे चले गए कि अब इसलिए न्यू कंस्ट्रक्शन हो जाएगी और स्टील की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। ये तो कहां से कहां छलांग मारी, कोई लॉजिक नहीं। ओके अच्छा समीर जी, ये आपने कहा 100% गलत है, ठीक है, समझे आपकी बात। ओवर एम्फसिस करता हूँ, ड्रामेटिक, बट पंजाबी तो ड्रामेटिक फ्लेयर के साथ ही बात करेगा। हाँ नहीं बिल्कुल, वो जब तक आप उस तरीके से बात करते नहीं तब तक मज़ा भी नहीं आता एक्चुअली। तो हाँ अच्छा, सिंस आप इस मूड में, एक बात बताइए, ये आपने वोडा आइडिया या भारती इनमें इन्वेस्ट किया था क्या? कोई व्यू है इस ये जो पूरा का पूरा प्ले आउट हुआ है पिछले 3-4 महीने में? नहीं जी, भारती तो हमारा काफी दिनों से है, करीब 1-1.5 साल से है। वोडाफोन का कोई मतलब ही नहीं एग्जिस्ट करने का। उसकी एक होप थी कि सुप्रीम कोर्ट वो थोड़ा रिवर्स कर दे, या उनका जो ये जो बिना बात पे फाइन लगाए गए थे, आई एग्री कि गलत तरीके से लगाए गए हैं, क्योंकि इन सब कंपनीज ने पैसे दिए थे, उस पे आपने कंपाउंडिंग कर दी, उसमें इंटरेस्ट लगा दिया, उसमें फाइन लगा दिया, बट उसके बगैर कोई होप ही नहीं है। अब आप एक बात याद रखें, एक्चुअली देयर इज अ फोर्थ कंपेटिटर। हम बार बार बात करते हैं 2.5 and 3। अगर आप देखें कि 2 साल से टीसीएस हर वक्त रिपोर्ट करते हैं कि हमने कितना बड़ा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया है बीएसएनएल का, करेक्ट?
एंड एक्चुअली जो लास्ट मंथ के नंबर्स आए उसमें आया कि बीएसएनएल के नंबर भी बढ़ गए हैं, बिकॉज बीएसएनएल को अगर इतना बड़े प्रोजेक्ट्स उसने दिए हैं टीसीएस को, विच मीन्स ओवरऑल बीएसएनएल इज सीरियस। इट्स जस्ट दैट हमें डे टू डे बीएसएनएल की बातें नजर नहीं आती बिकॉज वो प्राइवेट कंपनी है एंड थोड़ा वो अपने आप कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं देता, बट एक्चुअली 2.5 नहीं 3.5 प्लेयर्स हैं। बट भारतीय हमने इस कॉन्टेक्स्ट में ना लिया ना दिया, ये पुराने हमारे 1.5 साल से हैं विच हैव डन वेल एंड वी आर कीपिंग देम बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड इज कि प्राइसेस थोड़ी बढ़नी पड़ेंगी, नॉट इन वन डे, मे बी नाउ इट टेक 1 ईयर, क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ा, क्योंकि अमाउंट्स आर लार्ज। आपको लगता है कि 30 रुपए आपने महीने के बढ़ाए हैं, लेकिन अगर आप 30 रुपए इंटू 12 इंटू 50 करोड़ 60 करोड़ लोगों को करो तो दैट इज लाइक 30-40,000 करोड़ आपने पब्लिक से ले लिए या कंज्यूमर से लेके 2-3 कंपनियों को दे दिए, बट अदरवाइज उसका कोई लॉजिक ही नहीं था। वो भी एक्चुअली 100% ही कहना चाहिए, बट चलिए जो भी परसेंट आप बोले गलत ट्रेड था जो हमने नहीं किया। ओके, मीनवाइल मार्केट वापस कूल ऑफ हुआ थोड़ा सा। देखिए वॉलेटिलिटी रहेगी। अब निफ्टी फिर 24,800 को एक बार टेस्ट करता हुआ हायर लेवल से हम गए थे करीब 24,900 तक, अब वापस 24,800 के करीब आए। अच्छा समीर जी, सिंस आपने टीसीएस की बात की, हालांकि वो बात आपने कॉन्टेक्स्ट में की थी बीएसएनएल को, और आपकी बात से मैं सहमत हूँ क्योंकि पिछले मंथ के नंबर्स में क्लियरली बीएसएनएल ने गेन किया था, तो कुछ ना कुछ तो प्राइस सेंसिटिविटी है इस मार्केट की। ऐसा नहीं है कि आप बस हाइक करेंगे और वो आपके वो कस्टमर आते रहेंगे। आईटी पर आपका व्यू कंसिस्टेंटली कॉशियस रहा है, क्या अब उस व्यू में कोई चेंज आ रहा है कंसिडरिंग यूएस में इस समय काफ़ी लोग मान रहे हैं कि गोल्डीलॉक्स सिनेरियो बन सकता है कि ना रिसेशन आए प्लस रेट कट भी धीरे धीरे आए, क्या व्यू होगा? कहा ना जी वीरेंद्र जी को कि 2 साल से हम नियर जीरो थे, अब तो हम 13-14% पर पहुंच गए हैं। बाइंग द बिग 4 कंपनीज बेसिकली आपका म्यूचुअल फंड डिस्क्लोजर में मिल जाएगा, वही है सबके पास। बट ब्रॉडली स्पीकिंग अब चेंज हो गया ना, क्योंकि अब हमें लगता है कि नेगेटिव शायद खत्म हो गया है, पॉजिटिव देखते हैं हाउ मच पॉजिटिव इज देयर। बट इसमें पहले नेगेटिव को खत्म होने के 10% बनने थे जो बन गए हैं। अब लेट्स सी आगे क्या होता है। अब रिजल्ट्स आएंगे 10 से ही शुरू हो जाएंगे आई थिंक टीसीएस वगैरह, तो लेट्स सी। बट अभी तो पॉजिटिव है क्योंकि हम तो ओवरवेट है, अब तो हमारा 13-14% वेट है। समय मेरा ऑडियो थोड़ा सा खराब हो गया था तो मैं मिस कर दिया कि वो वीरू आपसे ऑलरेडी आईटी पूछ चुके थे और वो बात हो चुकी थी उस पर। अच्छा समीर जी, एक और चीज़ जहाँ पर लोगों ने बड़ा पैसा बनाया है वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म। आई थिंक आपने भी काफ़ी पैसा बनाया था होटल्स में, इंटरग्लोब ने भी काफ़ी अच्छा किया है, जीएमआर एयरपोर्ट ने भी ठीक ठाक परफॉर्म किया है। ये थीम अभी भी इंटैक्ट है क्या? अभी हम तो इंटैक्ट ही गिन रहे हैं क्योंकि हमारे पास मोस्टली हैं सारे शेयर्स। यस, बिकॉज क्या है कि कंज्यूमर में अगर आप देखें थोड़ी सी हाई ग्रोथ चाहिए एंड थोड़ा सा ड्रीम चाहिए कि अभी भी फॉरेन टूरिस्ट नहीं आए हैं, अभी इंडियंस ने और ट्रैवल करना है, इंडियंस को आजकल यूरोप के वीजा नहीं मिलते, ये वो कुछ कुछ और आगे की स्टोरी में आप कम से कम 15% टाइप 20% टाइप अर्निंग ग्रोथ गिन सकते हैं। ये जो पुराने ट्रेडिशनल कंज्यूमर है उनका होता है कि बारिश आ गई जी अब 4% का 6% हो गया, वो मजा नहीं आता। सो दिस ऑल्सो बिकॉज इट इज नैरोली फोकस्ड, मतलब ये आपको 1.4 बिलियन पीपल आपका टैम नहीं है, मे बी 20% ऑफ दैट टैम है, तो उसमें लगता है कि चलो उनके इनकम बढ़ रही है, वो डिवाइड है रिच पुअर में या जो भी, सो इसलिए इसमें लगता है कि ये चल सकता है। और एक्चुअली होटल्स वगैरह में ये भी क्लियर है कि बड़े सालों से इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है एंड देयरफॉर इट्स इजी टू सी कि ये साइकिल इतने साल की होती है, 6-7 साल की होती है, उसमें 4 साल के बाद कोई नए होटल बनाता है, प्लस लैंड इज डिफिकल्ट टू बाय, ये वो बड़ी सारी स्टोरीज बन के आप ड्रीम कर सकते हो कि आपके 15-20% अर्निंग ग्रोथ आती रहेगी, विच मीन्स आपके होपफुली इन दैट रेंज अगर बन जाए तो खुश है। लेकिन हमारा जैसे एक स्टॉक चला नहीं, पहले बड़ा चला था लेमन ट्री, लेकिन अब है हमारे पास, अब ठीक है सब। सर लेमन ट्री तो पूरे देश में है, अब धीरे धीरे मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ जाएंगे ना आप लेमन ट्री सर, पहले फेज में बड़े बने और फिर स्टॉल हो गया। पहले फेज में बहुत बने सब 40-50 से, उसके बाद वो अटक गया 1.5 साल से। चलो ठीक, पार्ट ऑफ पैकेज। अच्छा कोई और थीम सर जिसको आप लोगों ने इंक्लूड किया हो? फॉर इंस्टेंस जैसे डायग्नोस्टिक खूब चला, आई मीन पोस्ट कोविड जो सिंक आया था अब वो एक स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो गया है, कोई और थीम या फिर डायग्नोस्टिक्स पे आपका टेक कोई इस वक्त? डायग्नोस्टिक्स भी हमारे पास कुछ फंड्स में है जहाँ पे पैसे थे, बिकॉज वो जो एक फेज हुआ था ना जब कोविड के बाद बहुत इंक्रीज हुआ, लेकिन
उससे सारा बेंचमार्क खराब हो गया ईयर ऑन ईयर। तो अराउंड 1 ईयर अगो वो उसका जो बेस इफेक्ट था वो चला गया, तो वो हमने लिए थे, बट नॉट इन एवरी फंड, बट 3-4 अलग अलग पोर्टफोलियोज एंड फंड में शायद होगा। जो मुझे आजकल पसंद है, मैं आपको क्या बताऊं अब, क्योंकि फिर यू आर नॉट सपोज टू टॉक इंडिविजुअल स्टॉक्स, बट मैं फिर फुल डिस्क्लोजर बता रहा हूं कि मुझे आजकल अच्छा लगता है पेटीएम, और हमारे सब फंड्स में है और हम बुलिश हैं। मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ 2 मिनट में। मेरे हिसाब से लॉजिक ये है कि ये जो बाकी लोग हैं, फोन पे एंड दिस एंड दैट एंड अदर पे एंड थर्ड पे, उनमें कोई पब्लिक नहीं हो सकता अगर इसका स्टॉक ना चले, पेटीएम का। ये सब बेंचमार्किंग होती है। दूसरा, ये जो फिनटेक कंपनी है क्या बोलेगी कि हम इतने फर्क हैं कि जी मुझे आप 12 बिलियन दे दो, 15 बिलियन वैल्यूएशन दे दो, जो उनकी प्राइवेट इक्विटी मार्केट में है, अगर पेटीएम की वैल्यूएशन 6 बिलियन हो। सो हाउ डज इट रिजॉल्व? वो ऐसे रिजॉल्व होता है जैसे जोमेटो और स्विगी में भी वैसे रिजॉल्व हुआ कि जो नई कंपनी आती है वो पहले तो अग्रेसिव होती है, नई जो लिस्टिंग के लिए आती है वो पहले तो अग्रेसिव होती है, लेकिन उसको पता है कि अगर मैं ज्यादा अग्रेसिव हुआ और दूसरे का शेयर गिर गया तो मेरे को पब्लिक कोई नहीं जाने देगा। अगर जोमेटो का शेयर 80-100 रुपए होता तो स्विगी जिंदगी में पब्लिक नहीं जा सकता था, जो मर्जी बोल ले मेरा मार्केट शेयर इतना है, मेरा ये इतना, कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रॉफिटेबल करने के लिए, सो दैट दे कैन शो एंड गो पब्लिक, थोड़ा सा चेंज किया अपने प्राइसिंग को, दूसरे की भी प्राइसिंग, उसका स्टॉक बढ़ गया, नाउ प्लीज गो पब्लिक एंड यूल बी अ हॉट आईपीओ। सो ये इन सब में से सबकी ये लड़ाई कम होनी पड़ेगी, सबको कुछ कुछ पैसे, कंज्यूमर से, कोई मर्चेंट से, कोई एमडीआर, कोई ये वो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सेकंड गाय कैन नॉट गो पब्लिक। एंड इफ द सेकंड गाय कैन नॉट गो पब्लिक, देन एनीवे द फर्स्ट गाय इज अ हीरो बिकॉज ही हैज मनी एंड द अदर गाइज डोंट। नहीं, बिल्कुल। पेटीएम पर खैर मुझे याद है, आप इवन जब वो आरबीआई का एक्शन आया था तब भी आप बुलिश रहे थे और आपने कहा था कि बस ये हाँ, मतलब वो कुछ बॉटम से लेके तो 60-70% बन गया, बट वो बिल्कुल बिल्कुल हमारे बिल्कुल। तो खाली रिकवर हुए, बने नहीं। हाँ, नहीं नहीं, थोड़े बहुत वो बने। मैं समझ तो गया। मैं इसलिए अभी मैं जो तो बोल रहा था, अगर आप ईयर टू डेट स्टॉक बेचारा 5-10%, हाँ, उनमें से ढूंढ लो 2-4 स्टॉक ही नहीं यार ये ठीक है, इतने बुरे नहीं है, एंड यू आर नॉट बाइंग देम एट अ हाई, एंड उन्होंने सबने पेन भी सफर की है, जो भी पेन उनको हुई ड्यूरिंग दिस पीरियड, अलग अलग स्टॉक को, जिससे कि वो नहीं चले व्हेन एवरीथिंग एल्स वाज गोइंग, उनमें से आपको मिल जाते हैं 2-4 और एक बहुत क्विक क्वेश्चन, क्या ओला लिया आपने फिर इसी तर्ज पर या नहीं, उसको अवॉइड किया टोटली? हमने नहीं लिया। हम आईपीओ में मोस्टली लेते नहीं है, और आईपीओ की लिस्टिंग के बाद तो आई कंसिडर इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ फंड मैनेजर टू बाय आफ्टर द लिस्टिंग ऑन डे 1 और 2, पर्टिकुलरली अगर वो पहले 20-30, ओला तो नहीं बढ़ा था फर्स्ट डे, बट जनरली जो ये स्टॉक्स बहुत बड़े हैं, क्योंकि आईपीओ में फिर भी आदमी ले सकता है, आपको बड़े कम शेयर मिलते हैं, आपको अगर एंकर भी हो तो आपको कोई प्रोपोर्शनेट टू योर फंड साइज कुछ भी नहीं मिलता उस हिसाब से। इवन एचडी, मतलब बड़े बड़ों को, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ले लो, जिनको भी हर वक्त एंकर मिल रहा होता है, वो उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से कुछ नहीं है, तो उनकी लाइफ नहीं चेंज होती। लेकिन अगर डे 1 ऑफ लिस्टिंग में आपने आके 1-1.5-2% वो शेयर ले लिए एंड बढ़ा दिया उसको 20-30-40-50%, जैसे ये बजाज हाउसिंग वगैरह में किया, ये तो बिल्कुल ही बियॉन्ड नॉर्मल रिडिकुलसनेस किया था। ओके, बियॉन्ड रिडिकुलस। चलिए, बहुत मज़ा आया समीर जी आपसे बात करके, एज ऑलवेज, थैंक यू। और थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मार्केट के टेक्निकल्स पर बात करने के लिए हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अच्छा सुशील जी, थोड़ा सा आप शायद वो जो आपकी इंडेक्स कॉल थी उसमें शायद वक्त से थोड़ा आगे थे, अब वो करेक्शन आई, अब इस करेक्शन में आप कहाँ मौके ढूंढ रहे हैं? निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो डिक्लाइन आई, क्या ये अब एक सिग्निफिकेंट करेक्शन की शुरुआत है या फिर ये बस यहीं पर रुक जाएगी? और इस बार पोर्टफोलियो भी डैमेज हुए लोगों के, कैश स्टॉक्स में काफ़ी सेलिंग आई है। तो देखिए, जो ये 1500-1600 पॉइंट अब निफ्टी में निकल गए हैं, और जिस रफ्तार से ये फॉल आया है, अगर पीसीआर मेरे स्क्रीन पे से लगी चार्ट को दिखाए तो मैं चार्ट को रेफर करके बताना चाहूंगा बातों को। तो जो डाउन ट्रेंड लाइन अब बनी है लास्ट 6 दिन के फॉल की, देखिए स्क्रीन पे जो चार्ट दिख रही है, इसमें हम उस डाउन ट्रेंड लाइन को टच भी नहीं कर पाया जिस माइनर रिबाउंड में। तो जब तक ये लाइन नहीं टूटती है तब तक तो कोई सौदे को छेड़ने का मतलब ही नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा लॉन्गर टर्म चलो, इलेक्शन बॉटम वाले दिन से, जो इलेक्शन के पैनिक बॉटम वाले दिन से, उस लकीर को अगर हम तोड़ चुके हैं, तो मोटी मोटी बात ये 25,300 के ऊपर जब तक हम निफ्टी पे नहीं जाते हैं, और बैंक निफ्टी में भी आप देखिए 25,300 के ऊपर जब तक हम निफ्टी में नहीं जाते हैं,
तो कोई मंदी के सौदे को छेड़ने की बात ही नहीं है। 24,000 तक भी ये चली जाएगी तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। देखिए ये सुनने में 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट बड़े लगते हैं, तो 25,000 की निफ्टी पे 1000 पॉइंट खाली 4% हुआ, और बैंक निफ्टी की तो दुर्गत और ज्यादा होनी है, ऐसा लग रहा है साफ साफ। तो 51,600 का बैंक निफ्टी का मैं एक स्ट्रेटेजिक स्टॉप लॉस कहता हूं, इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस नहीं। 51,600 के ऊपर जब तक नहीं जाती है बैंक निफ्टी, तो ये 48,000 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है अनुज। ओके, तो फिर इस समय भी स्ट्रैटेजी क्या इंडेक्स पे शॉर्ट ऑन रैलीज रहेगी, या जैसे मतलब फ्राइडे को हुआ या कल हुआ कि जहां रैली फेल हो वहां शॉर्ट कर दो, क्या ये स्ट्रैटेजी होगी इस समय? हाँ जी, हम आज सवेरे थोड़ा सा सहमे हुए थे कि देखते हैं क्या इलेक्शन के नतीजे होंगे, तो न तो उधर से कोई ऐसी बेयर्स की चिंता की बात बन रही है, और इंट्राडे में भी जो आज कोई रैली का भी जो पैटर्न आया बस वो माइनर रिबाउंड है। तो जो भी ऊपर का रिबाउंड है इंडेक्स में तो सेल है, इंडिविजुअल सेक्टर्स एंड स्टॉक्स में थोड़ी बहुत हेराफेरी, थोड़ा अदल बदल हो सकता है। तो सुशील जी, ये जो निफ्टी बैंक में आपने बात करी 48,000 की, अगर 51,600 के स्टॉप लॉस के साथ चले हैं, अगर उसे स्टॉक स्पेसिफिक होकर ट्रांसलेट करना हो तो किन किन स्टॉक्स में ज़्यादा पेन देख रहे हैं आप? शॉर्टिंग के कैंडिडेट्स अभी भी कौन से हैं आपके मुताबिक? बात बड़ी सरल है, पहले भी हमने इसको कहा था, और अभी फंडामेंटल्स के भी नंबर्स उसी कदर से आ रहे हैं। जो छोटे वाले बैंक से पीएनबी, बीओबी, आरबीएल, बंधन, इनको मैं नहीं बेचूंगा। इनको हम बल्कि लॉन्ग टर्म बाई के हिसाब से सारे एक्यूमुलेट जोन में इनको हम ले रहे हैं, और बड़े वाले जो भी बैंक है जो हाथ में आ जाए, जिसमें रिबाउंड पकड़ में आ जाए, बेच दो। वो एचडीएफसी बैंक में हाथी चल गया, न्यू हाई आ गया, वो सब सेंटिमेंटल बातें शुरू हो गई। कॉल मेंटेन्ड है, 1200 का भाव आएगा तो ही एचडीएफसी बैंक लेने की सोचेंगे, चाहे वो कोटक है, चाहे वो एक्सिस है, चाहे वो आईसीआईसीआई है, चाहे वो एसबीआई है। लगातार डाउन ट्रेंड में एसबीआई, बातें सारी तेजी की है, भाव मंदा होता जा रहा है। ऑल लार्ज बैंक्स आर सेल, ऑन द स्मॉल बैंक्स वी आर एक्यूमुलेटिंग, उन्हें हम नीचे के भाव में स्मॉल बैंक्स को इकट्ठा कर रहे हैं। ओके, ये बैंक्स पे टेक हो गया और निफ्टी बैंक का टेक सुशील जी पहले दे चुके हैं। मेटल्स पे क्या कर रहे हैं आप सुशील जी? आपने लास्ट टाइम मेटल्स को अच्छे से खेला था, और अब मेटल्स पे क्या कर रहे हैं आप इतने बड़े पुल बैक के बाद? जब निफ्टी मेटल इंडेक्स लास्ट वीक एक स्ट्रॉन्ग मूव दे किया गया, ऑल टाइम हाई पे गया, अब जो प्राइस मिल रहे हैं ये किस एक्शन के लिए बेटर है? मेटल्स में भी देखिए थोड़े विरोधाभास हैं। सिलेक्टिव कुछ मेटल्स पे हम लॉन्ग्स हैं और लॉन्ग करेंगे। तो मैंगनीज से रिलेटेड जो भी दो स्टॉक्स हैं हमारे पास, एक एमओआईएल और एक सांडूर मैंगनीज। थोड़ा वक्त होता तो मैं आपको ग्लोबल मैंगनीज फ्यूचर्स की चार्ट दिखाता। बहुत बड़ा रिबाउंड है मैंगनीज के, अंडरलाइन कमोडिटी मैंगनीज के प्राइसेस में। मैंगनीज के कंपाउंड के फ्यूचर्स चलते हैं। उस चार्ट के आधार पर जब हमने स्कैनिंग किया तो एमओआईएल और सांडूर मैंगनीज दोनों डिलीवरी लेके बैठ के महीने 2 महीने में मोटा पैसा कमाने जैसे चार्ट पैटर्न्स दिखते हैं। अब अगर हम स्टील के स्टॉक्स में आए तो सेल जिस किसी कारण से बहुत दबा हुआ नीचे रह गया था, तो लैगार्ड जो एक सेल है वो यहां से फटता चला जाए ऊपर, और उसी तरफ जिंदल ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं फ्यूचर्स में उनको हम शॉर्ट करेंगे। जेएसडब्ल्यू में के दोनों जो लिस्टेड स्टॉक फ्यूचर्स के स्टॉक्स है, दोनों में शॉर्ट सेल सिग्नल है, और टाटा स्टील में थोड़ी बहुत और गुंजाइश हो सकती है। तो बचे क्या? एनएमडीसी जो माइनिंग का स्टॉक है, मोर देन मेटल्स, मैं बोलता हूँ उसको डिलीवरी लेके आज बैठे यहाँ से, अगले 2 महीने में यहाँ से 30-35% मिल सकता है। तो मेटल्स को एक ब्रॉड लेबल लगा के सारे मेटल्स को एक जैसा देखना हमें चार्ट्स पे उचित नहीं लग रहा है। अलग अलग काम मेटल्स के स्टॉक करें, कुछ स्टॉक्स में तेजी करके बड़ा पैसा मिलेगा, कुछ में मंदी करके मिलेगा। ओके, आईटी में क्या व्यू है अब इस समय सुशील जी? टीसीएस के नंबर्स आएंगे इस हफ्ते, यहाँ पर क्या व्यू बनेगा? देखिए चार्ट का तो जो गणित सिंपल है, हर चीज के किसी न किसी कंपनी के नंबर्स आते रहेंगे, कभी कभी अमेरिकन कंपनी के आएंगे, यहाँ आएंगे। ट्रेंड आईटी का खत्म हो चुका है, और ठीक है थोड़ा हेजिटेंट है, थोड़ा रिलक्टेंट है, बुरी तरह से गिरना अभी तक उन्होंने शुरू नहीं किया है। अप ट्रेंड कंप्लीटली एग्जॉस्टेड है, डाउन ट्रेंड इनिशिएट हो चुका है, और डाउन ट्रेंड ने मोमेंटम अभी तक पकड़ना शुरू नहीं किया है। तो चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, एचसीएल टेक हो, कोफोर्ज हो। कोफोर्ज में अनुज पिछली बार जब बड़ा टॉप बना था वहां से 35% गिर जाएगा की बात हास्यास्पद लगी थी, और फिर गिरने के बाद
कि वापस से नया हाई आ जाएगा, हास्यास्पद लगी थी। मैं बोलता हूँ कोफोर्स का 50% भाव गिर जाएगा यहाँ से, उस तरह की चार्ट है। ये भविष्यवाणी मत मानो, इसे संभावना समझो कि यहाँ तक की जगह है। तो जब आईटी के स्टॉक्स में डाउनसाइड बड़ा सीवियर बन सकता है, तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे उनको। 5% कमाने का मौका छूट गया कोई स्टॉक में तो छूट जाएगा, और जैसे जैसे हमें सिग्नल मिलते जाएगा हम उनको बार बार बेच बेच के कमाने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए, बहुत शानदार सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले ट्यूसडे आपसे वापस बात करेंगे। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। मार्केट में एक बार फिर से शानदार रिकवरी, 90 पॉइंट ऊपर अब निफ्टी, लेकिन बार बार नज़र जा रही है बैंक निफ्टी पर। कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी 51,000 क्रॉस करने की, और मिड कैप इंडेक्स में अब करीब करीब 1% की तेज़ी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।